हेलो दोस्तों, इंडियन पॉलिटी सीरीज इसमें हम आगे बढ़ते हैं और आज हम करेंगे इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया इसको देख रहे हैं और इसी के अंतर्गत हमने सारे चार्टर एक्ट्स को देखा है, काउंसिल एक्ट्स को देखा है और आज हम देखेंगे इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। और टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आप वीडियो के बाद इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो विजिट करें www.themoffupsc.com। यहाँ पर आप नोट्स पढ़ भी सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इसके बारे में हम जानते हैं। ऑल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उस समय जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया में वो थे मॉर्ले और जो मिंटो थे वो थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो अगर आपने 1858 का एक्ट पढ़ा होगा तो उसमें आपको ये पता चला होगा कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो पोस्ट है वो उसी एक्ट के द्वारा क्रिएट की गई थी और उसके साथ ही एक और पोस्ट थी भारत में, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो दो इंपॉर्टेंट पावर सेंटर्स थे इंडिया में, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और एक वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अगर आपने 1858 का एक्ट नहीं देखा है तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो नाउ वी स्टडी द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट। ये एक्ट क्यों आया था, इसकी फीचर्स क्या थे? तो सबसे पहले बात हम ये समझते हैं कि जो 1909 का एक्ट था वो 1885 के बाद जब कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था तो कांग्रेस लगातार काउंसिल में रिफॉर्म्स की बात कर रही थी क्योंकि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी और प्रोविंशियल काउंसिल्स थी उसमें इंडियंस को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देने, इन सब चीज़ की बात कर रही थी। और अगर आपको पता हो तो 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था और उसी के बाद स्वदेशी मूवमेंट हुई थी। तो उस दौरान इंडिया में एक उथल पुथल का माहौल मचा हुआ था। बहुत ज़्यादा इंडियंस में एक आक्रोश की भावना थी कि भारतीयों को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो उसी सब के बीच में ब्रिटिशर्स ये रिफॉर्म भी ले आ रहे थे ताकि एक तरीके से इंडियंस को एक हल्का फुल्का उनकी डिमांड्स जो हैं मान ली जाए और उसी में उनको रफा दफा कर दिया जाए। बहुत ज़्यादा जो बड़ी बड़ी बातें थी कि स्वराज मिलना चाहिए, इन सब तक बात ना पहुँचे, बस हल्का फुल्का रिफॉर्म्स नाम का ये सब चीज़ दे देते। तो उसी के तहत ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आया था। अब फीचर्स क्या थे इसके? सबसे पहली बात ये जानते हैं कि इट इंक्रीज द साइज ऑफ बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे कि कांग्रेस ने डिमांड किया था कि सेंट्रल और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स यहाँ पर साइज जो है वो इंक्रीज की जाए, इंडियंस को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल जाए। तो यहाँ पर मेंबर्स बढ़ाए गए, 16 से अब 20 कर दिए गए सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। बट इट कंटिन्यूड ऑफिशियल मेजोरिटी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट अलाउड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। पर यहाँ पर अंग्रेजों की जो चतुराई देखी है वो ये है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अभी भी ऑफिशियल मेजोरिटी थी, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वहां पर वो मेजोरिटी में थे, इंडियंस को हल्का फुल्का रिप्रेजेंटेशन वहां पर मिला था। तो वहां पर उनको रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया तो गया इंडियंस का, लेकिन अभी भी वो ऑफिशियल मेजोरिटी जो थी, ब्रिटिशर्स की मेजोरिटी थी, उनसे कम ही थे। मतलब वहां पर वो अपनी बात अच्छे तरीके से मनवाने में सक्षम अभी भी नहीं थे क्योंकि मेजोरिटी की ही बात मानी जाती है और ऑफिशियल मेजोरिटी मतलब ब्रिटिशर्स की मेजोरिटी। तो बात किसकी मानी जाएगी? ब्रिटिशर्स की। इंडियंस को अभी रिप्रेजेंटेशन मिला है लेकिन अभी उसके उनके पास इतनी पावर्स नहीं है। देन इट इंक्रीज्ड डेलिबरेटिव फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ लेवल्स। तो डेलिबरेटिव फंक्शंस का मतलब होता है डिस्कशन करने का फंक्शंस और क्वेश्चन करने का, वोट करने का, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो डेलिबरेटिव फंक्शंस होती हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल तो बन गई लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रॉपरली फंक्शन तभी करेगी जब उसके पास वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जिससे वो बेटर तरीके से चीज़ों पर डिस्कशन कर सके, लोग वहां पर अपनी बातें रख सके। तो कुछ चीज़ें बढ़ाई गई। अगर आपने 1892 का एक्ट पढ़ा होगा तो वहां पर कुछ पावर्स दी गई थी लेकिन अभी भी वहां पर बहुत सारी पावर्स नहीं थी क्योंकि वहां पर बजट पर डिस्कशन नहीं कर सकते थे, वहां पर एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन नहीं कर सकते थे आप। लेकिन यहाँ पर दे कैन नाउ आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एंड दे कैन मूव रिजोल्यूशंस ऑन बजट। तो बजट पर रिजोल्यूशन की बात यहाँ पर की गई लेकिन अभी भी वो वोट नहीं कर सकते हैं बजट में, मात्र रिजोल्यूशन यहाँ पर पेश कर सकते हैं। तो पावर्स हल्की सी बढ़ाई गई हैं, बहुत ज़्यादा पावर्स अभी भी नहीं दी गई हैं। अभी भी बहुत लड़ाई बाकी है इंडियंस को लड़नी है क्योंकि 1947 में ही फाइनली इंडियंस को आज़ादी मिलती है। देन
It was the first time Indian was associated with the executive council of viceroy and governors. ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कि जो कि इंडिया में पावरफुल बॉडी थी, वही सारे डिसीजंस लेती थी। अभी तक सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन मिला था, लेकिन इस एक्ट के द्वारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इंडियंस को पार्टिसिपेशन का मौका मिला। नाउ दे आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। Now, the first Indian to join Viceroy's Executive Council was Satyendra Prasad Sinha. He was the law member. तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनाया जाता है और वो लॉ मेंबर के तौर पे जुड़ते हैं। लॉ मेंबर मतलब एक तरीके से लॉ मिनिस्टर आप समझ सकते हैं। देन इट इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को मिला है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इसे एक तौर पे बोला जा सकता है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि एक रिलीजन बेसिस पर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर मिलेगा, और इट मींस मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स टू बी इलेक्टेड बाय ओनली मुस्लिम वोटर्स। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब यही होता है कि जो उनका इलेक्टोरेट है, उनको जो चुनने वाले लोग हैं वही अलग हो जाएंगे। जैसे कि आज अगर हम देखते हैं तो आज के इंडिया में जो इलेक्शन होता है वहां पर भी रिजर्वेशन हैं। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कुछ सीट्स इन मेंबर्स के लिए रिजर्व हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट के लोग ही वोट करेंगे। वोट सभी लोग करते हैं, लेकिन वो सीट में जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो शेड्यूल्ड कास्ट को होगा। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको जो चुनेंगे लोग वो भी मुस्लिम्स ही होंगे, सब लोग नहीं चुनेंगे उसको, वोट सब लोग नहीं करेंगे। सो दिस वॉज द मीनिंग ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। जैसे कि आज ऐसा कर दिया जाए कि जिस सीट में भी एससी सीट रिजर्व है, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां पर सिर्फ एससी लोग ही वोट करें उस रिप्रेजेंटेटिव के लिए। तो अगर ऐसा होता है तो फिर ये बोला जाएगा कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट होगा। लेकिन इंडिया में ऐसा सिस्टम इस प्रेजेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में नहीं है। इंडिया में जॉइंट इलेक्टोरेट है, इंडिया में सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है। तो ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट की जो पॉलिसी लाए थे ब्रिटिशर्स, ये किस वजह से थी? ये ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी चल रही थी डिवाइड एंड रूल की, उसी के तहत लाया गया था। क्योंकि अगर आप देखें तो 1905 में पार्टीशन हुआ था बंगाल का, वो भी इसी बेसिस पे था कि बंगाल को रिलीजियस बेसिस पे डिवाइड किया गया था। जिन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एक पार्ट में हिंदू मेजॉरिटी थी और दूसरी पार्ट में मुस्लिम मेजॉरिटी थी। वो नहीं चाहते थे कि इंडिया में जो दो मेजॉरिटी सेक्शंस हैं, हिंदू और मुस्लिम्स, वो एक साथ मिलकर काम करें और ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक जॉइंट फ्रंट प्रोड्यूस करें। और इसी कारण वो लगातार तरह तरह के ऑप्शंस अपनाते रहते थे कि हिंदू और मुस्लिम्स को डिवाइड करते रहें, ताकि जो एक इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ना हो पाए। सो लॉर्ड मिंटो इस वजह से कहे जाते हैं फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। And it also provided for separate representation of presidency corporations, chamber of commerce, university and जमींदार। तो और भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिए गए हैं अलग अलग सेक्शंस को, जैसे यूनिवर्सिटीज़ हो गए, जमींदार्स हो गए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गए, प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन हो गए। तो लगातार रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जा रहा है, लेकिन फिर भी उतना सेटिस्फैक्ट्री है नहीं। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे ढंग से समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और ब्रिटिशर्स का जो मेन पर्पस है ये सब चीज़ करने का वो क्या है। ठीक है, लेकिन पॉलिटी अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो इस समय सिर्फ पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे पढ़ेंगे। ठीक है, सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। मैं ये सारे कोर्सेज जो मैं डाल रहा हूँ ये कंप्लीट इंडियन पॉलिटी सीरीज चल रही है, उसी के अंतर्गत डाल रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि हम पॉलिटी को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ये यूपीएससी और स्टेट पीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए, और इसे आप जाकर प्लेलिस्ट में, अगर आप पूरे वीडियोस पॉलिटी को कवर करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इसे फाइंड कर सकते हैं। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कवरेज होगा यहाँ पर। ठीक है, तो पॉलिटी अगर आप कंप्लीटली कवर करना चाहते हैं तो चैनल विजिट करें और प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं लगातार पॉलिटी को कंप्लीटली कवर कराऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को अगर आपको चैनल का जो कंटेंट है वो अच्छा लग रहा है तो। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा है, तो आप
UPSC धम्मा @UPI, UPSC धम्मा @कोटक, यहाँ पर कर सकते हैं। आपको कोई भी नॉमिनल पेमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग होगा। देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल धम्मा ऑफ UPSC, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर हम और भी सारा कंटेंट है उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो विल मीट नेक्स्ट टाइम, बाय।